प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विषय का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लिया है और सेट 3 का ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये लास्ट सेट है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे दूसरे चैनल पर भूगोल का डाला हुआ है, उस चैनल का नाम है नया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच मापने की अनुपातिक विधि को स्पष्ट करें। अनुपातिक विधि को हम लोग प्रतिशत विधि भी कहते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। प्रतिशत प्रणाली जो है सो प्रोफेसर फ्लक्स ने इस प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका फॉर्मूला है मांग की लोच बराबर माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुने पी बट्टा क्यू। यदि भागफल 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। मतलब यदि इस पे हम लोग मैथ बनाएंगे और इसका मान 1 आएगा तो वो इकाई के बराबर कहलाएगा। यदि भागफल 1 से अधिक आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, और यदि भागफल 1 से कम आता है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। एक उपभोक्ता, इस पे एक उदाहरण दिया हुआ है, चाहे तो आप ये उदाहरण को छोड़ भी सकते हैं। एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ क्रय करता है जब इसकी कीमत 5 रुपया प्रति इकाई था। जब उस वस्तु की कीमत घटकर 4 रुपया प्रति इकाई हो गई तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयाँ खरीदी। उस वस्तु की उस कीमत पर मांग की लोच क्या होगी? तो सबसे पहले वस्तु की 10 इकाइयाँ क्रय करता है, मतलब Q1 आपका हो गया 10, जब उसका कीमत कितना है 5 है तो P1 हो गया आपका 5, मतलब P5 लिख दिए और Q हो गया आपका 10। उसके बाद कीमत घटकर 4 हो जाती है तो इसको हम लोग नाम देंगे P1, तो P1 4 लिख दिए। फिर 4 पर कितना खरीदते हैं 12 इकाई, तो इसको हम लोग नाम देंगे Q1, तो Q1 12 लिख दिए। अब हम लोग डेल्टा P निकालेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला में डेल्टा Q है और डेल्टा P है और Q है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा P को निकालते हैं। डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला है P1 माइनस P, मतलब P1 आपका 4 है, 4 में 5 को घटा देंगे तो -1 बचेगा। फिर डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q, मतलब 12 में 10 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो डेल्टा P पता चल गया, डेल्टा Q भी पता चल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो ED बराबर डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P। ये जो है ये मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को ये पूरा बताता है और ये मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन को बताता है। अब ये जो भागा में है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा Q बट्टा Q गुना ये P है तो ऊपर पलट जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा तो हो जाएगा आपका P बट्टा डेल्टा P। तो डेल्टा Q कितना निकाले हम लोग यहाँ देखें, तो डेल्टा Q निकाले हैं 2, तो डेल्टा Q के जगह 2 बैठा दिए। Q मेरा कितना है, आरंभिक मात्रा है मेरा 10, यहाँ पर देख सकते हैं 10 है तो 10 बैठा दिए। P है मेरा 5, डेल्टा P है -1, इसको सॉल्व कर देंगे 1 आ गया, इसका मतलब मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। तो ये आप एग्जाम में ये उदाहरण को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है मांग की कीमत लोच मापने की अनुपातिक विधि को स्पष्ट है, तो आप यहाँ से यहाँ तक ही आंसर दे सकते हैं। और यदि आपको और अच्छा नंबर चाहिए तो ये उदाहरण अपने से भी बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलन कीमत क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में यह कैसे निर्धारित होता है, सचित्र व्याख्या करें। तो संतुलन कीमत मतलब होता है जो बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होता है वही संतुलन कीमत कहलाता है। मतलब जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाता है वही आपका संतुलित कीमत कहलाता है, और इधर आपका संतुलित मात्रा हो जाएगा, इधर संतुलन कीमत हो जाएगा। किताबी भाषा में देखते हैं कि बाजार संतुलन से अभिप्राय बाजार की उस दशा से है जिसमें वस्तु की मांग व आपूर्ति बराबर होती है, कीमत बढ़ाने व घटाने वाली शक्तियां शांत हो जाती है। इसे निम्न सारणियों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेब का कीमत 18 रुपया, मांग की मात्रा कितना 90, आपूर्ति कितना 50।
मूल्य बढ़ गया 19, मात्रा घट के हो गया 90 से 80। फिर मूल्य बढ़ के हो गया 20, मात्रा घट गया 70। तो मूल्य बढ़ने से क्या होगा, मांग मात्रा घटता जाता है, और मूल्य बढ़ने से आपूर्ति की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। क्या है कि मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है और मूल्य और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। इसी टेबल के आधार पर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर लिए हैं हम कीमत को, तो कीमत कहाँ तक है मेरा, 18 से 22 तक है। तो यहाँ ले लिया 18, 19, 20, 21, 22 तक, और यहाँ हाईएस्ट आपका 90 तक है दोनों में, तो इधर 90 तक ले लिए। अब है 18 पर कितना बनाना है, 90 मांग मात्रा को। तो 18 पर 90 कहाँ पर है, तो ये है 18, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 18 और इधर 90, यहाँ पर बिंदु लग गया। फिर है आपका 80 पर 19, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बिंदु लग गया। सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमको डी वक्र प्राप्त होगा, और फिर जब हम इसको और इसको लेके बनाएंगे आपूर्ति को, तो हमको एसएस वक्र प्राप्त होगा, ये वाला वक्र प्राप्त होगा। दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, ई बिंदु पर। ई बिंदु पर मांग आपूर्ति कितना है, 70, और संतुलन कीमत कितना निर्धारित हो रहा है, 20। यहाँ 20 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 70 में मूल्य कितना है, 20। तो उपयुक्त तालिका से जब सेब की कीमत 20 रुपया प्रति किलो है, उस दशा में मांग आपूर्ति 70 किलो होगा। चित्र में डी मांग वक्र तथा एसएस आपूर्ति वक्र दोनों कहाँ है, ई बिंदु पर बराबर होते, अतः बाजार में संतुलन कीमत ओपी मतलब 20 तथा मांग और पूर्ति की मात्रा ओ क्यू मतलब 70 है। संतुलन कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का बराबर योगदान होता है, क्योंकि दोनों जहाँ मिलता है वहीं मूल्य निर्धारित होता है, इसलिए दोनों का योगदान बराबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कुल आगम को देखते हैं, मतलब टोटल रेवेन्यू। सभी बेची गई इकाइयों से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। मतलब अगर आपके पास 5 कलम है, एक कलम का दाम रखे हैं 5 रुपया, तो मूल्य गुने मात्रा, मतलब 5 रुपया को 5 कलम से गुना कर दीजिए, वही आपका आय हो जाएगा। मतलब सभी बेची गई इकाइयों से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। यदि कीमत P तथा बिक्री की मात्रा Q है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कुल आगम P गुने Q कर दीजिए, या फिर AR गुने Q भी कर सकते हैं, क्योंकि जो P का मान रहता है वही AR का मान रहता है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला, मतलब TR बराबर होगा मूल्य गुने मात्रा, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर TR बराबर AR गुने मात्रा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और TR निकालने का फॉर्मूला है कि TR बराबर सिग्मा MR होता है, मतलब सीमांत आय को भी जोड़ते जाइएगा तो कुल आय ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद है औसत आगम। तो औसत आगम कुल आगम को बेची गई मात्रा से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो TR है उसको उत्पादन की मात्रा से भागा देंगे तो हमारा AR ज्ञात हो जाएगा, मतलब औसत आगम। सीमांत आगम मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होगी वही आपका सीमांत आगम कहलाएगा। तो सीमांत आगम अतिरिक्त बेची गई इकाई से प्राप्त कुल आगम में वृद्धि है। तो MR बराबर TRN-1 या फिर डेल्टा TR बटा डेल्टा Q होता है। हम लोग इसको चित्र में इस तरह बना सकते हैं। ये TR है, ये आपका AR का रेखा है, ये आपका MR का रेखा है। MR क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब यहाँ संबंध, इसी चित्र के आधार पर हम लोग संबंध को देखेंगे। संबंध क्या है कि जब कुल आगम बढ़ता है तो औसत आगम घटता है, सीमांत आगम भी घटता है। जब कुल आगम अधिकतम होता है तो औसत आगम घटता है। सीमांत आगम क्या होता है, यहाँ पर देखिए अक्ष को काट देना, मतलब यहाँ सीमांत आगम शून्य हो जाता है। और जब कुल आगम घटना शुरू कर देता है तो औसत आगम घटता है और सीमांत आगम क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अक्ष से नीचे आ जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है। यही तीनों में संबंध है। अब किताबी भाषा में चित्र में TR कुल आगम जब अधिकतम होता है तो सीमांत आगम शून्य होता है, जब सीमांत आगम ऋणात्मक होता है तो TR घटना शुरू करता है। सीमांत आगम धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, परंतु AR धनात्मक ही होता है। औसत आगम शून्य उस अवस्था में होता है जब वस्तु मुफ्त में दी जाए। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। जब AR शून्य होता है तो TR भी शून्य होता है। तालिका बेची गई इकाई यहाँ दिया हुआ है, कीमत दिया हुआ है, कुल आगम हमको निकालना है। तो कुल आगम का क्या फॉर्मूला होगा
कि इसको इससे गुना कर देना, मतलब मूल्य गुने मात्रा। तो मूल्य मेरा ये है और मात्रा है ये, तो 10 को 1 से गुना किए तो 10, 2 को 9 से गुना किए 18, 8 को 3 से किए तो 24। इस तरह गुना करके टीआर निकाल देंगे और टीआर को इसमें भागा देंगे, मतलब 10 भागा 1 तो 10, फिर 18 को 2 में भागा लगा दीजिए तो 18 भागा 2 कितना आ जाएगा 9। तो ये मेरा औसत आगम लिखा जाए, मतलब जो मूल्य होता है वही आपका औसत आय भी होता है, तो दोनों बराबर होता है। तो यही संबंध है। और सीमांत आगम अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, कुल आगम को घटाना होगा, मतलब शुरू वाला 10 का 10 लिख दीजिए या फिर यहाँ खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 18 में 10 को घटा देंगे तो देखिए यहाँ 8 हो गया। फिर आपको 24 में 18 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, 28 में 24 को घटा देंगे, फिर 30 में 28 को घटा देंगे। इस तरह हम लोग सीमांत आगम ज्ञात कर लेंगे। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताएं। तो भुगतान संतुलन से आशय देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों एवं अन्य सेवाओं के मूल्य के संपूर्ण विवरण से होता है। इसके अंतर्गत लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक ओर तो देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का विवरण रहता है जिसे धनात्मक पक्ष कहते हैं, तथा दूसरी ओर उस देश की समस्त देनदारियों का विवरण रहता है जिसे ऋणात्मक पक्ष कहते हैं। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के निम्नलिखित कारण है। पहला, आर्थिक कारण, जिसमें है सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च। इस कारण से बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं, फलस्वरूप भुगतान शेष में घाटे का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है व्यापार चक्र, तो मंदी तथा तेजी के रूप में व्यापार चक्रों का चलना। तेजी के समय देश में बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, फलस्वरूप भुगतान शेष में बचत का असंतुलन पाया जाता है। फिर है आपका मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घरेलू बाजार में मुद्रास्फीति की ऊंची दर के कारण बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, इससे अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष में घाटे का संतुलन उत्पन्न हो जाता है। फिर है आपका राजनीतिक कारण, जिसमें है पहला पॉइंट राजनीतिक अस्थिरता। देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशों से बचत निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में कमी आती है, जिसके कारण भुगतान शेष के जमा पक्ष कम हो जाते हैं। लोकप्रिय नीति, चुनाव के समय सरकार द्वारा अपनाई जाने लोकप्रियवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप आयात शुल्कों में भारी कमी की जाती है, जिससे आयातों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा भुगतान से इसके घाटे में वृद्धि होती है। फिर सामाजिक कारण है, तबीयत खराब लग रहा है, इसको देख लीजिए आप, पॉइंट है ये, सी पॉइंट है। फिर है 19 क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दें और इसके विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। तो डीकॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य है, पहला काम है मुद्रा जारी करना। यह क्या करता है, मुद्रा जारी करता है, नोट छापता है। दूसरा है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक मतलब आम आदमी इसमें पैसा नहीं अपना जमा कर सकता, इसमें सरकार ही अपना पैसा जमा करता है और निकालता है, तो ये सरकार का बैंक है। फिर बैंकों का बैंक, जितना भी आपको बैंक नज़र आ रहा है सबका बॉस कौन होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक। फिर है बैंकों का निरीक्षण, ये क्या करता है, बैंकों का निरीक्षण भी करता है, व्यावसायिक बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करता है, फिर नया शाखा खुलवाना या उसका विस्तार करने का काम करता है, और भी बहुत सारे काम करते हैं। और अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है, विदेशी मुद्रा को उसका संरक्षण करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, शाख मुद्रा का नियंत्रण करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और अन्य कार्य में कृषि वित्त देता है। नाबार्ड के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में भाग लेता है, मुद्रा बिल बाजार का काम करता है, फटे पुराने नोट को वापस लेता है। तो बच्चों सेट 3 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया, मतलब सेट 1 सेट 2 सेट 3 कंप्लीट कर दिया है। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक ले आगे दीजिए, बाय बाय।